ज़िम होने के बाद कुछ हुआ है आपको? आप वज़ीरिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं जो सबसे ज़्यादा वो दहशतगर्दी से मुतासिर हुआ है, तो ज़िम होने के बाद कोई आपको लगा है कोई तब्दीली आई है? जो वज़ीर आज़म साहब ने हमारे इलेक्शन से पहले दौरे किए थे कबायली अजला का, हर ज़िले का दौरा किया था, उसमें उसने यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, ये कैडेट कॉलेज के जो ऐलानात किए थे आज के दिन तक उस पर अमल नहीं हुआ है। तो आप आसानी सोच सकते हैं कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में 2-3 तब्दीलियाँ आई है आज के दिन तक इंतज़ाम से। एक तब्दीली ये आई है कि हम सूबाई असम्बली में आ गए और हमारा कानून साजी में या डेवलपमेंटल कामों में या कबायली इलाके के मुस्तकबिल के हवाले से हमारा कोई किरदार नहीं है आज के दिन तक। एक दूसरी बात यह हुआ है कि वहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था, अब उसके बूट पे पॉलिटिकल एजेंट के बूट हटाकर डीसी का बोर्ड लगाया गया। वहाँ पर जो पहले APA हुआ करता था, अब APA के दफ्तर में सिर्फ बोर्ड चेंज करके वहाँ पे लिखा गया कि असिस्टेंट कमिश्नर। तो बुनियादी तौर पर ये चेंजेस आई है, लेकिन आज के दिन तक वहाँ पर ये जो जुडिशरी का निज़ाम है वो नहीं गया है आज के दिन तक। वो बिल्कुल ताज़ीरात पाकिस्तान भी एक तरफ नहीं आया है इसी तरीके से, और दूसरी तरफ से FCR भी ख़त्म किया गया। वहाँ पर एक बुनियादी तौर पर एक एक्यूम पैदा हुआ है, एक खला पैदा हुआ है कानून साजी के हवाले से, और हुकूमत उनको संजीदा नहीं ले रहा है। सारे कबाइलों के दरमियान छोटे छोटे वो मतलब कबीलों के दरमियान मसले मसाइल उठ गए, वहाँ पे टारगेट किलिंग, मतलब बम धमाके, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हो रहे हैं, लेकिन न वहाँ पर आज के दिन तक पुलिस के हवाले से एक DPO को हर ज़िले में भेजा है, बाकी वो पुराने खसदार उसके साथ है, उसके लिए न ट्रेनिंग रखा गया है, उसके लिए न कोई सामान दिया गया है। उनके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग्स होना चाहिए, उसके साथ सामान होना चाहिए, उसके साथ फैसिलिटीज़ होना चाहिए। मैं आपको बताता चलूँ कि शुमाली वज़ीरिस्तान के पुलिस के साथ आज के दिन तक 4 गाड़ी है, सिर्फ 4 गाड़ी पूरे वज़ीरिस्तान में। वो रोज़ाना के बुनियाद पर वज़ीरिस्तान में वो जो VIPs आते हैं तो उसके प्रोटोकॉल पे खर्च होते हैं, और बाकी अगर कोई वाक़या होता है तो पुलिस के साथ कोई गाड़ी नहीं होता। तो आपका मतलब ये है कि कानून साजी में आपका हिस्सा नहीं है, आपको कंसल्टेशन आपके साथ नहीं हो रही है, तो सिविलियन मार्शल लॉ है वहाँ पे जिस तरह पहले FCR हुआ करता था? बिल्कुल। बुनियादी तौर पर आप ये देख ले कि आज के दिन तक 5 महीने हो गए कि हम यहाँ पे आए हैं सूबाई असम्बली में। हमारे वो दोस्त जो तहरीक इंसाफ के हैं, हम तो अपोजिशन वाले, लेकिन सारे के सारे हर एक MPA का ये कानूनी हक है कि वो 2 स्टैंडिंग कमेटियों का हिस्सा बने, लेकिन आज के दिन तक न कमेटियों में हमें वो शरीक किया है, और जब हम कमेटियों में नहीं होंगे, स्टैंडिंग कमेटियों में, तो हम उसको सजेशन कैसे देंगे या हम अपने मसाइल से उनको कैसे बाखबर रखेंगे। तो इससे बआसानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुकूमत कितना संजीदा है कबायली इलाके के साथ। मीर क़याम साहब ये बताइए कि अभी पेशावर में लोग भी आए हैं वहाँ से, इनकी जो लैंड का मसला चल रहा है बहुत अरसे से, ये मसला क्या है? इनकी जो दुकानें हैं, इनकी जो ज़मीन है, इस पे हाई कोर्ट का एक फैसला भी आया है कि इनको इतने इतने पैसे दिए जाए, तो ये क्यों, ये मसला क्यों रिजॉल्व नहीं हो रहा है? क्या इशू है इसमें? बुनियादी तौर पर वज़ीरिस्तान के 4-5 किस्म के मसले थे कंपनसेशन के हवाले से। उसमें एक ये भी है कि वो मीरान शाह का बाज़ार जो मसमार किया गया, तो उसमें हुकूमत ने वहाँ पे जाके वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाए, वो कमर्शियल प्लाजे बनाए वहाँ पे। पहले से हमने हुकूमत को ख़बरदार किया कि ये लोगों की ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको न छेड़े, और आपने बाज़ार को मसमार किया, बस ये ही काफ़ी था। कि किसी की ज़मीन रोड में आ गई है, किसी की ज़मीन वो पार्किंग में आ गई है, किसी की ज़मीन वो जो पार्क बनाए गए उसमें आ गई है, तो उसका एक एक मरला इंतहाई कीमती था। तो उसके हवाले से वो कंपनसेशन हुकूमत ने वादा भी किया था इन लोगों के साथ, वो भी तकरीबन इससे भी ज़्यादा बनता था, लेकिन वहाँ पर हुकूमत ने एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाया, उसके हवाले से हुकूमत ने उसके साथ एक मायदा किया कि आपको मसमार किया गया दुकान का
15 लाख रुपए देंगे और एक फी मरला पर आपको 45 लाख रुपए मिलेंगे। इस पर वो लोग भी राजी थे। अब हुकूमत अपने वादे से मुकर गई और हुकूमत ने अब उनको कहा है कि आपको 15 लाख रुपए फी मरला और 3 लाख रुपए फी दुकान देगा। तो उसके हवाले से ये धरना जारी है। दूसरी तरफ वहां पर जो बाजार में दुकानें थे उसमें जो सामान था उसका भी अरबों रुपयों का नुकसान हुआ है और वो लोग भी रोजाना के बुनियाद पर एहतजाज कर रहे हैं और कल तक वो भी पहुंच जाएंगे। और ये उसका भी यही मसला है कि हुकूमत 5 अरब 76 करोड़ रुपए दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा 19 अरब रुपयों का नुकसान हुआ है। तो वहाँ पर ये जो मतलब मुख्तलिफ यूनियंस है, हमारा दाताखेल बाजार का आज तक तो बात ही नहीं हुआ है, उसमें तकरीबन 1500 से लेकर 2000 तक दुकानें मस्मार किए गए हैं। और हमारे वो जो पेट्रोल पंप्स का मसला था वो तो हल हो गया और अब मेरे ख्याल में ये जो शोरूम्स यूनियन है उसका भी मसला बाकी है और वो पर मुख्तलिफ ऐसे इशूज आज के दिन तक बाकी है कि आप देख रहे हैं कि सूबाई असम्बली के सामने एहतजाज भी लोग कर रहे हैं और वो ऐसी चीज़ों को मांग रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि अपनी हुकूमत से, अपने मुल्क के इदारों से, कि वो आपके गाँव में आके आपके बाजार और आपके घरों को मस्मार करके उसकी अजाला भी न करें। मेरे ख्याल साहब पहले तालिबान हुआ करते थे, वहाँ पे इश्यूज आ रहे थे, लोगों को कत्ल किया जाता था। अभी हम कुछ अरसे से देख रहे हैं टारगेट किलिंग में इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ जो वहाँ के लोग हैं, जो मुशरान हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। पहले इस पे बात करें कि अगर आपकी कोई वहाँ के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बात हुई है या पुलिस से बात हुई है, तो आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? कौन कर रहे हैं ये टारगेट किलिंग और इसकी सद्भाव के लिए, इसको रोकने के लिए कोई लाहिया अमल आपके साथ कोई डिस्कशन हुई है कि किस तरह हम इस पे काबू पा लें? बुनियादी तौर पर मसला ये है कि जब से वहाँ पर ये दहशतगर्दी आया हुआ ये वज़ीरिस्तान में, ये जब तालिबान आए, इसके बाद जो हुकूमत ने ऐलान किया ज़रब अज़ब के नाम से एक ऑपरेशन किया गया शुमाली वज़ीरिस्तान में, उसमें हम सोच रहे थे कि हम बिल्कुल अपने घरों को छोड़ के, हालांकि ये दुनिया में एक नया ड्रामा था कि आप अपने घरों को खाली कर ले, हम आपके घरों में चोर ढूंढते हैं। तो फिर भी हमने वो बात माना। हमने 3 दिन के अंदर शुमाली वज़ीरिस्तान को बिल्कुल पूरे के पूरे वज़ीरिस्तान को खाली किया। हम तो ये सोच रहे थे कि ज़रब अज़ब ऑपरेशन के बाद हम जब वहाँ पे जाएंगे तो पुरअमन ज़िंदगी गुजारेंगे और हमें यह टेंशन नहीं होगा। हालांकि हमने इंतहाई सख्त वक्त गुजारी। आज के दिन तक हमारा IDPs बाकाखेल कैंप में रह रहे हैं। अफगानिस्तान में वो उस पर बर्फबारी हो रही है, वो लोग खैमों में रहते हैं आज भी। तो इसके बाद जब हम वहाँ पे गए तो फिर वही टारगेट किलिंग, वही बम धमाके। तो हम भी उसके लिए हैरान और परेशान है कि आखिरकार हम क्या करें इसके हवाले से, कि आज के दिन तक वो चीज़ नहीं रुका। मैं आपको बता सकता हूँ कि फरवरी 2018 यानी 2018 से लेके आज तक मेरे मालूमात के मुताबिक 70+ टारगेट किलिंग हुआ है शुमाली वज़ीरिस्तान में। तो वहाँ पर बहुत सारे हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज मौजूद है और हमारे बहुत सारे चेक पोस्ट मौजूद है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग कौन है और ये इतने तगड़े लोग है कौन कि यहाँ पे आके बिल्कुल शुमाली वज़ीरिस्तान के बिल्कुल सदर मकाम मीरान शाह के करीब आसपास में लोगों को टारगेट करके वो पैर अपने महफूज मकामात को जाते हैं। तो हम भी इस बात पे सोच रहे हैं और पूछते हैं अक्सर, लेकिन हमें आज के दिन तक कोई माकूल जवाब नहीं मिला है इसका। साहब, आपको कोई माकूल जवाब नहीं मिला है, आपको असम्बली में कानून साजी के लिए आपको कंसल्ट नहीं किया जाता है, तो लोग कहते हैं कि आप तो जो वहाँ के MPs और MNAs है वो तो रियासत के खिलाफ है, वो तो रियासती इदारों के पीछे बातें कर रहे हैं और हुकूमत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। उनको फंडिंग भी हो रही है, अफगानिस्तान से भी हो रही है, इंडिया से भी हो रही है, तो क्यों वो आपको कंसल्ट करे? बुनियादी तौर पर इस मुल्क में बात यह है कि यहाँ पर शुरू ही से ये बातें होते हैं। आप देख लें, यहाँ पर बादशाह खान ने इस वतन की, पश्तून की बात की, उस पर गद्दारी का टप्पा लगाया गया। बिल्कुल यही इल्ज़ामात कि ये अफगानिस्तान और इंडिया का एजेंट है, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर।
खान शहीद अब्दुल समद खान अचकज़ई, उसने बिल्कुल यही बात की कि पश्तूनख्वा वतन में यहाँ पर तालीम होना चाहिए और लोगों को मतलब इस मुल्क के दूसरे शहरियों की तरह उसको भी मतलब बराबरी का वो दे दे। उसको भी गदारी का टप्पा उस पर लगाया गया और उनको आखिरकार वो बम से शहीद भी किया गया। तो उसी दिन से लेकर वली खान, महमूद खान, आज के दिन तक ये मंजूर पश्तीन, जिस बंदे ने, जिस पश्तून ने भी यहाँ पर अपने वतन की बात की है, अपने बच्चों की मुस्तकबिल की बात की है, या अपने पश्तूनख्वा वतन में ये दूसरों का लाया गया जंग को बंद करने की बात की है, तो उस पर हमारे रियासत के साथ और कुछ भी नहीं है। उसके साथ बयानिया नहीं है कि लोगों को कायल कर ले इस बात पर। इसके साथ बिल्कुल यही सादा टप्पा है कि उस पर लगा दे कि ये गद्दार है और ये इंडिया और अफगानिस्तान का एजेंट है। इसके अलावा लोगों को वो कन्विंस नहीं कर सकते। हमने इतने हजारों लाखों लोग अपने साथ लेके आए हैं, तो हमारे बयानिया में कुछ होगा न। हमारे साथी शहीद किए गए, आज के दिन तक 20 के करीब हमारे साथी शहीद हो गए। हमारे साथी 100 के करीब हमारे साथी मुख्तलिफ तरीकों से जख्मी हुए। हमारे सैकड़ों साथियों को गिरफ्तार किया गया। आज के दिन तक 30-35 करोड़ रुपयों की हमारी वो जमानत में वो जायदाद हमने लिखी है उसके साथ वो। तो बुनियादी तौर पर इन सब बातों पे नजर रखते हुए फिर भी हमने आज के दिन तक हम दावे से कह सकते हैं कि हमने एक गोमला भी नहीं उठाया। हमने इस वतन की आबादी की बात की है। अगर हमारे मुल्क की एजेंसियां या दूसरे मुल्क की एजेंसियां यहाँ पर अमन चाहती है, यहाँ पर लैंड्स माइंस को साफ करना चाहती है, यहाँ पर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात करती है, यहाँ पर राव अनवर को सजा देना चाहती है, यहाँ पर हमारे नौजवानों को या मिसिंग पर्संस के हवाले से वो बात करते हैं, तो हम पूछते हैं कि हमारे यहाँ पे मौजूद हमारे एजेंसीज क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आखिरी सवाल, आप नहीं समझते कि ये जो पीटीएम के जितने भी ये इवेंट्स चल रहे हैं, कभी एफआईआर, कभी गिरफ्तारियां, कभी मोहसिन साहब वहाँ पे जाते हैं, डीआई खान वहाँ पे पेशी करते हैं, कभी इस्लामाबाद की पुलिस स्टेशनों में जाते हैं, आप नहीं समझते कि इस पीटीएम की वजह से जो वहाँ पे जो डेवलपमेंट काम है, वहाँ पे जो होना चाहिए था, जिस तरह आपने पहले इस पे बात की कि वो रुक गया है। हुकूमत और पीटीएम जो है, जिनकी नुमाइंदगान है, आप है वहाँ के, और एमएनएस जो है, वो इन चीजों पे लगे हैं, अदालतों के चक्करे काटते हैं, पुलिस स्टेशनों में जाते हैं, तो आपके ख्याल में वो काम रुक नहीं गया है? बुनियादी तौर पर बात ये नहीं है कि सिर्फ वहाँ पर तो मतलब अली वजीर है, मोहसिन दावड़ है और मैं भी हूँ, कि ये वजीरिस्तान की बात नहीं है। मर्ज डिस्ट्रिक्ट में सारे के सारे मर्ज डिस्ट्रिक्ट है, उसके सारे के सारे उनके काम नहीं हो रहे हैं। सिर्फ हम अपने आप की बात नहीं कर रहे हैं, वजीरिस्तान से भी वो तरीक इंसाफ के बंदे आए हैं, जनूबी वजीरिस्तान से तरीक इंसाफ का एमपी आया है, आप उससे पूछ ले कि उनको आज के दिन तक क्या दिया है उसने। वो दूसरे इलाकों से तरीक इंसाफ के दोस्त हमसे ज्यादा गीला करते, उसने वोट तो इसी बुनियाद पे लिया है, वहाँ पे हमारे मुकाबले में भी वही थे, हुकूमत के वो कैंडिडेट्स थे, उसका प्रोग्राम यही था, उसका एजेंडा यही था कि उसने लोगों को कहा कि हम डेवलपमेंटल काम कराएंगे आपको, लेकिन हमने कहा उसके लिए कि हम रियासत को इस बात पर मजबूर कर लेंगे कि बिला तफरीक सर माल का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए लोगों के। तो लोगों ने हमारा बयानिया को पसंद किया। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में उसी तरीके से नहीं हो रहा। बुनियादी तौर पर लोग ये सोचते हैं कि हम अगर हमारा यहाँ पर डेवलपमेंटल काम होते हैं, फिर भी हमारा टारगेट किलिंग जारी हो, यहाँ पे बम धमाके हो, तो इस तरह के डेवलपमेंटल काम उन लोगों को नहीं चाहिए। वो लोग चाहते हैं कि यहाँ पर अमन हो और हम सुकून से जिंदगी गुजारे। इस बिल्कुल मतलब ये 21वीं सदी से आगे जो हमने वहाँ पे वक्त गुजारा है, न डेवलपमेंटल काम थे नहीं से, लेकिन दहशतगर्दी, ये चीजें, टारगेट किलिंग, ये बम धमाके नहीं थे, वो पुरअमन जिंदगी गुजारते थे। तो आप लोग तो बात नहीं करते हुकूमत के साथ, आप तो नहीं बैठते? वो कह रहे हैं कि हमने तो इनको दावती भी दी है कि आप आ जाए हमारे साथ बैठ। बुनियादी तौर पर बात यह है कि पिछले दिनों में हमारे वो मिनिस्टर साहब परवेज खटक साहब ने
بات کی کہ ہم پی ٹی ایم کے ساتھ وہ بات چیت کر لیں گے, اس کے لیے ساتھ نیگوسیشن کر لیں. تو میں نے اس کے لیے وہ آپ کے دی نیوز میں ایک بڑا سٹوری آیا تھا, اس کے ساتھ میں نے بات کر کے اس کا بالکل باقاعدہ ویلکم بھی کیا, اور میں نے اس کو کہا کہ بالکل ہم سنجیدہ ہیں مذاکرات کے لیے, اگر حکومت سنجیدہ ہو. تو وہ بالکل اسی رات جب ہم نے اس کے لیے انتہائی مطلب اچھی طریقے سے ہم نے ویلکم کیا اس کو, اسی طریقے کو اسی رات کو ہمارے قائد منظور احمد پشتین کو گرفتار کیا گیا. تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم بات نہیں کر رہے یا حکومت ہمارے ساتھ بات نہیں کر رہے ہیں. نوٹ کرتے ہیں, کل وزیر داخلہ نے بتایا ہے کہ اگر آپ ریاست کے خلاف نعرے لگائیں گے, حکومت کے خلاف لگائیں گے, ریاستی اداروں کے خلاف لگائیں گے, تو آپ کے اوپر پرچہ بھی کٹے گا, آپ کو گرفتار بھی کیا جائے گا, قانونی کارروائی بھی ہوگی. تو اس پہ کیا رسپانڈ کرتے ہیں؟ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ ہم نے شور و عیدین سے قانون کی بات کی ہے, ہم نے آئین کی بالادستی کی بات کی ہے, ہم نے اس ملک میں انصاف کی بات کی ہے. ہم اپنے قانونی جنگ جاری رکھیں گے, ہم اپنے دائرے میں رہ کر ملک کے آئین و قانون کے مطابق ہم اپنے, اس میں کیا غلط بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کے حکومت کی بنائی گئی جے آئی ٹی نے راو انور پر ثابت کر دیا ہے کہ وہ 444 بندوں کا قاتل ہے, آج کے دن تک وہ اس کو سزا نہیں ملا. تو ہم یہ اگر کہیں تو اس میں قانونی طور پر کون سی غلط بات ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے سے لینڈز مائن کو صاف کر دیں, روزانہ ہمارے بچے اس پہ مر رہے ان بموں پر, تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے مسنگ پرسنز جو بھی ہے اس کو عدالت میں پیش کر لے, جس پر وہ مطلب جو الزام آپ نے لگایا وہ ثابت ہو جائے, اس کو سزا دیا جائے. اگر آپ نے ویسے ہی ہزاروں لوگوں کو مسنگ کیا ہوا ہے تو ہم ضرور یہ بات کر لیں گے, اور اس میں قانون کے خلاف یا آئین کے خلاف یا ملک کے خلاف بات کیا ہے؟ دہشت گردی ہے, ان کی پیچھے وردی ہے اور یہ نعرے لگتے ہیں جلسوں میں. بنیادی طور پر یہ تو آج کے دن سے نہیں لگ رہے اس ملک میں. یہ بالکل وہ مجھے یاد ہے جب وہ یہ چیف جسٹس کا کیا نام تھا, جب اس کو مشرف نے برطرف کیا تو اسی وقت یہ وکلا نے یہ نعرہ لگایا تھا اور یہ بات کیے تھے. تو یہ بنیادی طور پر یہاں پر یہ جو مظلوم قومیں رہتے, یہ بلوچ ہے, پشتون ہے, تو یہ بنیادی طور پر سمجھتے, آپ بھی سمجھتے, آپ بھی یہ مان لیں گے کہ یہاں پر یہ ہمارے ملک کے سارے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ یا داخلی پالیسی ہے یا خارجہ پالیسی, وہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کے ہاتھ میں ہے. تو ہم پر یہ جو جنگ مسلط کی گئی ہے اور ہمارے یہ جو نقصانات ہوئے, یہ کرائے کے جنگ کی وجہ سے ہوئے, اور یہ کس نے کیے؟ یہ ہماری سیکیورٹی اداروں نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے یہاں پہ یہ جنگ لایا گیا. تو بنیادی طور پر اس تناظر میں, اور آپ یہ جب ایک بندہ ناراض ہو وہ اپنا فریاد سنائے گا تو آپ ان کو الٹا غدار کہیں گے, آپ ان کو الٹا یہ کہیں گے کہ یہ دوسرے ملک کا ایجنٹ ہے, تو ان لوگوں کو بھی کچھ کہنا پڑے گا.